गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है +2 के सिलेबस का। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि ये मेरी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कोविड-19 को समर्पित हैं, देश को समर्पित हैं, कोविड-19 वॉरियर्स को समर्पित हैं। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था जितनी आपकी समर्था हो पीएम केयर फंड में डोनेट कीजिए। आज मैं आपको उसका अकाउंट नंबर भी देता हूँ। आप किसी भी ढंग से आप पेटीएम के थ्रू, गूगल के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। जितनी आपकी समर्थ है जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आज अकाउंट नंबर बताता हूँ। इसका नेम ऑफ अकाउंट है पीएम केयर्स, अकाउंट नंबर है 2121 PM 20202। IFC कोड है SBIN 000691। वैसे नेट पे पड़ा हुआ है, नेट से भी आप चेक कर सकते हो सारा देखकर। तो जरूर कुछ ना कुछ पीएम केयर फंड में डोनेट कीजिए। धन्यवाद। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी हम जब क्लास शुरू करेंगे तो इस समय जो देश में आपके पास डर और तनाव का और आपके भी जो डर और तनाव का एक माहौल बना हुआ है उसको दूर करने के लिए कोई भी क्लास हम शुरू करने से पहले शांति पाठ जरूर करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोष्ठ्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास +2 के सिलेबस में जो सिलेबस है हमारे पास +2 का, उसमें 3 पार्ट्स हैं: इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या शुरू किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका क्या मतलब बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, चार्ज इज रेस्ट। तो इस यूनिट में व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी उसके बारे में, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस द स्टेशनरी चार्ज। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सबसे पहले हमने कौन सा पोर्शन शुरू किया? इसका कूलम्ब्स लॉ का पोर्शन हमने शुरू किया है। तो कूलम्ब्स लॉ में कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? मैंने कहा इट इज ए प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फिनोमेना और इट इज नथिंग सिंपली एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपने मेजर करना है, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी मेजर्ड। इट कैन बी मेजर्ड बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी, इट कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको कहा था कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज। मैंने कहा था चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन के मीन्स कि दो बॉडीज को आप रब कीजिए, रबिंग के साथ आपके पास चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे मैंने कहा था कि चार्ज है क्या? किसी बॉडी के ऊपर चार्ज इज नथिंग, इट इज सिंपली डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। व्हेनेवर देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स उस समय क्या है? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। व्हेनेवर देयर इज ए एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट केस द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। तो फ्रिक्शन से आपके पास कैसे चार्ज डेवलप हो रहा है? तो फ्रिक्शन से मैंने कहा था कि जब आप दो बॉडीज को रब करते हो कि एक बॉडी जो कि जिसके पास विच इज हैविंग
लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। द बॉडी विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट कर लेगी। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इन दिस वे आई told you कि one body will be negatively charged, one body will be positive charged when two bodies are rubbed together. Second method आपको बताया था कि charging by induction, there were 4 steps for the charging by induction. First step क्या था कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर आए थे। ऐसे नज़दीक लाने से उसका एक पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसको नज़दीक लेकर आए, फिर हमने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ कर दिया। अर्थिंग मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थिंग इज ए प्रोसेस कि जिससे अर्थ एक ऐसी बॉडी है जिसका हम जीरो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, इसके साथ कोई भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली बॉडी कनेक्ट करते हो तो वो क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। रीजन बीइंग कि एक ऐसी एक लार्ज बॉडी है विच कैन गिव और टेक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने जब इसको नेगेटिवली चार्ज पोर्शन को अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो अर्थ इसके पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। तो हुआ क्या कि एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे इसके पास डेफिशिएंसी और पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। हुआ क्या कि जितने डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन थे अर्थ से वो आ गए तो उसने उस पोर्शन को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। फिर हमने अर्थिंग रिमूव कर दी, फिर हम जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नज़दीक लेकर आए थे उसको रिमूव कर दिया। फिर जिस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था वो सारी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो गया, तो इस तरह से वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें इंडक्शन में हमने क्या किया था, जस्ट हम नज़दीक लेकर आए थे। कंडक्शन में हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया कि जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया तो उससे क्या हो गया कि कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो जिससे क्या हुआ कि अनचार्ज बॉडी भी क्या होगी, चार्ज होगी। इसके लिए मैंने आपको बतलाया था कि जैसे ये बॉडी ए है, इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है, दिस इज ए बॉडी बी, इसके ऊपर आपके पास ये अनचार्ज बॉडी है। जब मैंने इस बॉडी को इसके साथ कनेक्ट किया तो व्हाट हैपन, क्या हुआ कि आपके पास कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर भी चार्ज Q1 आ गया, रह गया, इसके ऊपर Q2 रह गया, तो मीन्स ये बॉडी भी चार्ज होगी। कितना चार्ज डेवलप हो गया इसके ऊपर, Q2 चार्ज होगा। लेकिन इसमें एक चीज क्या रखना कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 होता है, कि मीन्स Q1 इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2 है। कि टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग इज इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग है। और फिर मैंने एक बात बताई थी, अगर ए और बी क्या है, दोनों बॉडीज के साइजेस सेम है, एक ही मटेरियल की बनी हुई है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों बॉडीज के ऊपर क्या होगा, सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा। इन दैट केस Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। क्लियर। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं आपको एक सैंपल कराता हूं कि सपोज कर लो आपके पास एक बॉडी ए है, इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये माइक्रोकूलम जो है इट इज यूनिट ऑफ चार्ज, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। ये बॉडी बी है, इसके ऊपर क्या है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। ए के ऊपर कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम, बी के ऊपर कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम। ये आपके पास सी जो है एक अनचार्ज बॉडी है। Here is a body A which is having 10 microcoulomb charge. This is a body B which is having 20 microcoulomb charge, और बॉडी जो C है वो क्या है, अनचार्ज है। नाउ हियर क्वेश्चन इज कि बॉडी C को पहले, ये तीनों के साइजेस A B C तीनों बॉडी के साइजेस क्या हैं, सेम है। पहले बॉडी C को A के साथ टच करवाया, क्या किया, C को A के साथ टच करवाया और इसको अलग कर दिया, देन इट इज रिमूव। फिर C को B के साथ टच करवाया और इसको क्या किया,
अलग कर दिया। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द चार्जेस ऑन दिस बॉडीज ए, बी एंड सी। जब आपने सी को ए के साथ टच करवाया, फिर अलग किया, फिर सी को बी के साथ टच करवाया, फिर आपने सेपरेट कर दिया। ऐसा करने के बाद ए बी सी के ऊपर क्या क्या चार्जेस डेवलप हो गए? वेरी सिंपल। जब ए और सी टच करवाए, ए के ऊपर कितना चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो क्या हुआ, टच कराने के बाद दोनों के साइजेस सेम है, तो ए के ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? दैट विल बी 5 माइक्रोकूलम। सी के ऊपर भी चार्ज कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि टोटल चार्ज 10 माइक्रोकूलम था। ए और सी के ऊपर क्या होंगे? इक्वल इक्वल चार्ज आ जाएंगे। अब हमने सी को बी के साथ टच करवाया, टोटल चार्ज कितना हो गया? 25 माइक्रोकूलम। अब ये 25 माइक्रोकूलम चार्ज बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? इक्वल इक्वल मीन्स 12.5 माइक्रोकूलम हो जाएंगे। तो बी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 12.5 माइक्रोकूलम। और अब सी के ऊपर नया चार्ज क्या बन जाएगा? दैट इज 12.5 माइक्रोकूलम। इट्स क्लियर? सो answer will be, after doing this process, what we will see, the charge on the body A will be 5 microcoulomb, on body B will be 12.5 microcoulomb, on C will be also 12.5 microcoulomb. This is the answer. Now question again it can be asked, इससे आगे भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद हमने A और B को आपस में भी टच करवा दिया, फिर क्या हुआ? नो प्रॉब्लम। अगर A और B को आपस में भी टच करवा दिया तो क्या हो गया? अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बिफोर टचिंग? दैट विल बी 5 प्लस 12.5 दैट इज इक्वल टू 17.5। डिवाइडेड बाय क्या कर दो? ऐसे 2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस विल बी 8.75। तो ए के ऊपर क्या होगा? 8.7 माइक्रोकूलम हो जाएगा, बी के ऊपर क्या आ जाएगा? फाइनली 8.75 माइक्रोकूलम हो जाएगा, अगर आपने ए और बी को भी टच करवा दिया। क्लियर? क्या किया? एक बार और फिर, ए के ऊपर चार्ज 10 माइक्रोकूलम था, बी के ऊपर 20 माइक्रोकूलम था, सी अनचार्ज थी। सी को ए के साथ टच करवाया, पहले सेपरेट कर दिया, फिर सी को बी के साथ टच करवाया, सेपरेट कर दिया। द क्वेश्चन वाज व्हाट इट इज आस्क्ड, व्हाट इज द चार्जेस नाउ, व्हाट इज द चार्जेस ऑन बॉडी ए, बी एंड सी। तो क्या आंसर आ गया था हमारे पास? 5, 12.5 एंड 12.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इफ ए एंड बी आर आल्सो कनेक्टेड अगेन टुगेदर देन व्हाट इज द चार्ज ऑन देम। उसके बाद अगर वो ए और बी को भी टच करवा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8.75 ऑन ए एंड 8.75 ऑन बी। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, अगर द चार्ज ऑन द बॉडी बी इज -20 माइक्रोकूलम, बी के ऊपर चार्ज कितना है? -20 माइक्रोकूलम है। अगर बी के ऊपर है तो आपने ए और सी को टच कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर 5 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर 5 माइक्रोकूलम। अब बी और सी को टच कराओगे, इसके पास 5 माइक्रोकूलम है, इसके पास -20 माइक्रोकूलम है, तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग क्या बन जाएगा? 5 -20 दैट इज इक्वल टू -15 माइक्रोकूलम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब बी और सी को टच कराएंगे -15 माइक्रोकूलम बन जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली दोनों में, बिटवीन बी एंड सी। कितना कितना? डिवाइड बाय 2 कर देंगे, -7.5 -7.5। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या था? अगर बी के ऊपर -20 माइक्रोकूलम, पहले स्टेप वही था कि इसके ऊपर कितना आ गया? 5 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर कितना आ गया? 5 माइक्रोकूलम। जब बी और सी को टच कराया तो हमें इसके माइनस साइन को भी लेना है। टोटल चार्ज क्या बनेगा? 5 -20 -50 माइक्रोकूलम। नाउ -50 माइक्रोकूलम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन बी एंड सी, और कितना आ जाएगा? दैट विल बी -7.5 एंड -7.5। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसके बाद हमने शुरू किया था अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है?
दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के पास टोटल चार्ज, पहले तो हम इस यूनिवर्स में टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड है। सिर्फ चार्ज इधर से उधर जा रहा है, ना तो चार्ज हम खत्म कर सकते हैं ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड है। दो हमारे पास रिएक्शन ऐसी हैं, उन रिएक्शंस को देख के बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आया था इनमें। कैसा लगता है उन रिएक्शन को देख के कि कहीं चार्ज जो है कंजर्व नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन है, फर्स्ट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन है दैट इज पेयर प्रोडक्शन। व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? कि अगर आपके पास एक एनर्जेटिक गामा फोटोन है, ये आपके पास एक गामा फोटोन है जिसके पास एनर्जी कितनी है, दैट इज 1.02 MeV है। कितनी एनर्जी है, 1.02 MeV। व्हाट इज योर MeV? कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी आपके पास बीच बीच में जो आपको थोड़ी सी नहीं लगेंगी, वैसे मैं साथ के बतलाता भी जाऊंगा, लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। MeV मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। MeV क्या है, इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है। वैसे आपने +1 में वर्क ऑफ एनर्जी के चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, लेकिन नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट था। EV इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब if an electron is accelerated with a potential difference of 1 volt, then it is having energy of electron volt. 1 electron volt is 1 electron volt जो होता है that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। मेगा होता है 10⁻6, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बन जाएगा, 1.6 into 10⁻⁻13 जूल। कहता है जब इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन किसी एटम के न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक करता है, इंटरैक्ट करता है, तो उस केस में क्या है, आपके पास दो पार्टिकल्स निकलते हैं बाहर। एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या निकलेगा, फोटोन। दो आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन और एक बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी बीटा पार्टिकल, इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बीटा पार्टिकल, और दिस इज नोन एज एंटी बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन। नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। तो मतलब एक फोटोन किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट किया और कितनी एनर्जी का, 1.02 MeV एनर्जी के साथ आपके पास इंटरैक्ट किया, तो आपके पास न्यूक्लियस से दो पार्टिकल्स एमिट हो गए, एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन। अब देखो इस रिएक्शन को देख के अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूं तो गामा इज इक्वल टू क्या हुआ, E प्लस E माइनस। अब ये रिएक्शन को देख के ऐसे लगता है कि चार्ज इज नॉट कंजर्व, चार्ज तो हमने क्रिएट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज क्रिएट कर दिया, एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज क्रिएट कर दिया। तो आप कह रहे थे कि चार्ज कंजर्व है, नहीं, अभी चार्ज कंजर्व है, कोई क्रिएट नहीं हुआ हमारे पास। देखो रिएक्शन में देखो, फोटोन है ना, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, रिमेंबर फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं है। बिफोर रिएक्शन इसके पास सिर्फ एनर्जी थी, कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ इसके पास एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, कितनी एनर्जी थी, 1.02 MeV एनर्जी थी। जब इस एनर्जी के साथ उसने किया तो आपके पास दो पार्टिकल क्रिएट हुए, उनका भी अगर आप देखा जाए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज 0 है, तो आफ्टर रिएक्शन भी टोटल चार्ज 0 है, नथिंग इज क्रिएटेड, कुछ नहीं क्रिएट किया हमने। अगर रिएक्शन से पहले हमारा टोटल चार्ज 0 है तो रिएक्शन के बाद भी हमारा टोटल चार्ज क्या है,
0 है। क्लियर? तो नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज पेयर प्रोडक्शन। सिंपल आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है समटाइम्स कि इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। बड़ा क्लियर है, हमने एनर्जी दी, खत्म हो गई वो, सो एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। अब्जॉर्ब हो गया, क्या हुआ? नाउ हियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। आपके पास दो मास पार्टिकल क्रिएट हो गए, प्रोटॉन के पास भी, पॉजिट्रॉन के पास भी मास है और एंटी बीटा पार्टिकल के पास है। एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, एयर एनर्जी अब्जॉर्ब। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आता है, नीट में सम टाइम बहुत बार पूछा गया है कि व्हेन इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब, एनर्जी इज अब्जॉर्ब। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसमें आया था, IIT JEE मेंस में भी आया हुआ। कहता है एक फोटोन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया, कितनी एनर्जी के साथ? कितनी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट किया? 1.52 MeV एनर्जी के साथ इंटरेक्ट किया। एक फोटोन न्यूक्लियस के साथ कितनी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट किया? 0.52 MeV एनर्जी के साथ इंटरेक्ट किया। It was asked कि what is the kinetic energy of electron and what is the kinetic energy of emitted positron and electron? What is the question? एक फोटोन a photon is interacted with a nucleus with an energy of 1.52 MeV. After interacting, a positron and a beta and an anti-beta particle is emitted. Then what are their kinetic energy? अब देखो मैंने बताया कि आपके पास इतनी मिनिमम एनर्जी तो है 1.02 MeV। जब इतनी एनर्जी के साथ वो इंटरेक्ट करता है, 1.02 MeV एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है, सिंपल आपके पास ये बीटा एंड एंटी बीटा पार्टिकल निकलते हैं विच आर एट रेस्ट। अगर ये इतनी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है तो इट मीन दैट वो 0.50 MeV जो एनर्जी होगी वो कहां क्या करेगी? वो इनमें दैट विल बी यूज एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा एंड एंटी बीटा पार्टिकल। तो दोनों बीटा एंड एंटी बीटा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.50 MeV। अगर ईच की पूछी हो तो क्या करेंगे? इक्वल लिखेंगे, 0.25 MeV उनके पास काइनेटिक, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ लेंगे। और इन ब्रीफ वी कैन से 1.02 MeV से जितनी ज्यादा आप एनर्जी दोगे, रिएक्शन होती है तो उसके बाद जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एनर्जी किस में चली जाएगी? किसकी फॉर्म में अपीयर होगी? दैट विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोस पार्टिकल्स। क्लियर? So this is also favoring the conservation of charge. Second है reaction pair annihilation. Pair annihilation क्या है? रिवर्स है ऐसे। क्या होती है कि जब आपके पास एक ये बीटा पार्टिकल और ये एंटी बीटा पार्टिकल, दिस इज ए बीटा पार्टिकल, दिस इज ए एंटी बीटा पार्टिकल, अगर ये दोनों अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या होता है? फोटॉन्स निकलते हैं। तो नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज, दिस इज एंटी बीटा पार्टिकल, दिस इज बीटा पार्टिकल, दिस इज फोटोन। नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज पेयर annihilation. This is also not against the conservation of charge. Here charge is also conserved. Before reacting total charge is 0. After that total charge is 0. But here photon is emitted in the form of energy. उस photon के पास energy कितनी होगी? 1.02 MeV energy होगी. This photon is having the energy 1.02 MeV. Clear? So here we can say
वहां पे कहा था एनर्जी क्या हुई थी उस रिएक्शन में, एनर्जी इज absorbed, here energy is released. क्लियर? एक्चुअली दोनों रिएक्शन में क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, ये एनर्जी कहां से रिलीज हुई, दोनों इस पार्टिकल के मासेस किस में कन्वर्ट हो गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो देयर इज ए आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप क्या होता है, E इज इक्वल टू डेल्टा, अगर हम इसे कैलकुलेट भी करना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम व्हाट इज, बीटा एंड एंटी बीटा पार्टिकल का मास, इनकी मास ले लेंगे, यहां मास सब्स्टिट्यूट कर देंगे, व्हाट इज हियर सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इफ वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, मासेस की वैल्यू रख दें, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू रख दें, वी शैल गेट दिस एनर्जी इन जूल, जूल में एनर्जी आ जाएगी, और इसके बाद उसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड कर दें, तो दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू MeV, वो क्या आ जाएगी, दैट विल बी 1.02 MeV। वैसे ये सब रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे, जब हम मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे, सारी बातें ये हम वहां पे करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या है, चार्ज इज quantized means total charge on the body always formed in the form of quantas, in the form of packets। वो किस चीज के पैकेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स हैं, और we can see कि total charge on the body is always equal to the integral multiple of electronic charge। total charge on the body is equal to the integral multiple of electronic charge। Q जो है that is equal to क्या है, प्लस माइनस NE, where N is equal to 1, 2, 3 and so on। फ्रैक्शन भी उसका, N is any integer। Small is the charge on electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। Total charge on the body is always integral multiple of electron charge के charge जो है it is always found in the form of quantas, it is always in discontinuous form, it is never lying in the continuous form। क्यों, मैंने आपको क्या कहा है कि चार्ज है क्या, चार्ज किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, किसी बॉडी के ऊपर वही चार्ज है ना कि जितने उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए और जितने उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके पास, तो उसके पास -10 चार्ज हो गया। अगर उससे 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके पास +10 चार्ज हो गया, एंड नथिंग। क्लियर और नॉट? तो मीन्स तो इसलिए क्या है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मीन्स किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, +- हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, एंड सो ऑन। ये चार्ज हो सकता है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, यहां पे भी सिंपल सा क्वेश्चन आया था। फिर ए बॉडी इज हैविंग टोटल चार्ज इज 3.2 माइक्रोकूलम। इसके पास टोटल चार्ज कितना है, 3.2 माइक्रोकूलम है। इट इज आस्क्ड कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी of number of electrons on this body। Calculate the efficiency or deficiency of number of electrons on this body। अब देखिए, पहले तो बताओ पॉजिटिव चार्ज है, एफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? तो क्यों हमारे पास फार्मूला क्या है, N/E। हमने क्या निकालना है, नंबर मीन्स n निकालना है। तो Ne की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 3.2
माइक्रो को उसमें कन्वर्ट कर लें सिंपल, 10⁻⁻⁶ n आ जाएगा, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई ई. व्हाट इज हियर ई? इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कितना बताया मैंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यहां पे जो ई है दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. तो क्या बच जाएगा? दिस बिकम्स 2 इंटू 10⁻13. 2 इंटू 10⁻13 बन जाएगा. तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास डेफिशिएंसी है? 2 इंटू 10⁻. जब इतने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हुए तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो गया? 3.2 माइक्रो. एक ना हमारे पास कुछ पार्टिकल हैं अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क. तो इस पार्टिकल को देख के हमें ऐसे लगता है अप क्वार्क की वैल्यू होती है, इसे U के साथ नोट करते हैं. अप क्वार्क की वैल्यू है +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. डाउन क्वार्क की वैल्यू है -E/3, वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो भी मैंने कहा था कि चार्जेस क्वांटाइज, मिनिमम चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन. अगर ये पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम है, तो इट मीन दैट हाउ द चार्ज इज क्वांटाइज. देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको. अभी तक हम मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं. अगर ये सपोज करो और भी पार्टिकल आते हैं, क्वार्क, डाउन क्वार्क, और भी कई पार्टिकल्स हैं, आ भी जाते हैं, हम चार्ज की अनक्वांटाइजेशन, चार्ज की क्वांटाइजेशन की बात को तब डिस्कार्ड, उस दिन जाके डिस्कार्ड करेंगे जिस दिन हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन बी सेपरेटेड इनटू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स. एन इलेक्ट्रॉन कैन बी सेपरेटेड इनटू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स. जिस दिन हम ये कह देंगे उस दिन हम दैट विल बी, उस दिन बड़ा क्लियर हो जाएगा कि चार्ज इज नॉट कनेक्टेड. स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इलेक्ट्रॉन को जितने मर्जी पार्ट्स में सेपरेट कर दें. इट इज नॉट पॉसिबल टिल डेट. ठीक हो गया. तो ये अब क्वार्क, डाउन क्वार्क क्या है? दे आर ऑल्सो नॉट अगेंस्ट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बट याद रखना, मैं इसकी बात इसलिए की थी, यहां पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था, क्योंकि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क. न्यूट्रॉन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क. सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैंने एक ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन के पास, एमसीक्यू में, प्रोटॉन के पास कितने अप क्वार्क हैं, कितने डाउन क्वार्क हैं. न्यूट्रॉन के पास कितने अप क्वार्क हैं, कितने डाउन क्वार्क हैं. तो प्रोटॉन के पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क. न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क. जस्ट रिमेंबर इट, वेरी क्लियर. प्रोटॉन के पास 2 अप क्वार्क हैं, तो मीन्स टोटल प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 4/3E. डाउन क्वार्क कितना है? -E/3. तो कितना आ जाएगा? सिंपल E आ जाएगा, +E आ जाएगा. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, एक अप क्वार्क है, दैट इज 2/3 ऑफ E. 2 डाउन, एक अप क्वार्क हो गया, दैट इज 2/3 ऑफ E, और 2 डाउन क्वार्क हो गए, दैट इज -E/3. तो 2E/3 -2E/3, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया. सिमिलरली प्रोटॉन के पास क्या था? 2 अप क्वार्क, 2 इंटू 2E/3 प्लस एक डाउन क्वार्क था -E/3. इसका टोटल लेंगे तो दिस बिकम्स इक्वल टू +E. क्लियर? तो याद रखना, प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क. न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क. चार्ज ऑन अप क्वार्क इज 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड चार्ज ऑन डाउन क्वार्क इज -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
charge. Minus E by 3, down quark is minus E by 3. It is a negative charge particle. Up quark is positive charge particle, that is 2/3 of E. Clear? Next properties of the charge is transferable. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसकी बात हमने बहुत कर ली है. That is very clear. Next is charge is a scalar quantity. Very clear. कि चार्ज को जब भी हमने ऐड करना है अलजेब्रिकली ऐड करना है. क्लियर? नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट वेरिंग विद मोशन. स्पीड के साथ चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं करती, इट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं करेगी, मास चेंज करता है. एक चीज रखना कि जब चार्ज रेस्ट के ऊपर है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, उस समय ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. एंड व्हेन चार्ज इज इन मोशन, मोशन मीन्स इफ इट इज विद मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, चार्ज इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो उस समय क्या है, इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. थर्ड, व्हेन चार्ज इज एक्सेलेटेड मोशन में है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमें करेगा. तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन चार्ज इज in motion, both it is moving with constant speed, both electric and magnetic field. And when the charge is in accelerated motion, it will produce electric and magnetic field, and also it will emit the electromagnetic waves. Remember it. Sometimes आपके पास क्वेश्चन आया था कि differentiate between with some points charge and mass. चार्ज और मास में डिफरेंशिएट, कुछ पॉइंट्स के साथ चार्ज और मास में डिफरेंशिएट कीजिए. तो फर्स्ट क्या है, हम क्या कहेंगे कि चार्ज क्या है, यहां पे क्वांटाइज्ड है, बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा. सेकंड, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो. मास हमेशा पॉजिटिव होगा. थर्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड. अभी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, गिवन अमाउंट ऑफ द मास कैन बी converted into energy. E is equal to delta mc square. Delta m is the mass which is converted into energy. Fourth, charge is not varying with speed, but mass is varying with speed according to special theory of relativity, that is m is equal to m naught minus v square by c square. Here m naught is the rest mass of the body, m is the mass of the body when it is moving with speed v, c is the velocity of light. In between the charges there can be repulsive or attractive electrostatic forces, but in between the masses we are only having the gravitational attractive forces. So these are the 4 or 5 points by which means you can differentiate between the charge and mass. एक और भी लिख सकते हो कि चार्ज कैरीज द मास. जब भी चार्ज है उसके पास मास होगा, बट ए मास इज नॉट नेसेसरी कि कैरिंग द चार्ज. पहला क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड, मास इज नॉट conserved.
magnitude of charge is not varying with speed, magnitude and sign of charge is not varying with speed, but mass is varying with speed. In between the charges there can be both the forces, repulsive as well as attractive electrostatic forces, but in between the masses there is only gravitational attractive forces. Clear? So आज के लिए इतना बहुत है, कल हम इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ क्वेरीज थी मेरे पास टेलीफोन पे, कल उनकी बात करेंगे हम। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।